Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Today we will discuss an important topic of a verbal test, that is age. एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं नॉर्मली आपके लेवल के जो टेस्ट आते हैं, इस लेवल पे मीडियम लेवल हो या लो लेवल के क्वेश्चंस, वो इस सेशन के बाद इंशाल्लाह आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे. सो आई नो दैट दिस टॉपिक हैज ऑलरेडी बीन डन बाय सर शाहिद. वो आपको ये टॉपिक करवा चुके हैं और आई ऑल्सो नो कि उनका जो तरीका है आपको समझाने का और जो उन्होंने इसको एज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बताई हैं, दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट. तो आपको जो अच्छी लगे, जो इजी लगे दोनों में से, क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो एज से रिलेटेड आंसर सॉल्व करने का तरीका है वो डिफरेंट है. वो जो टेक्निक उन्होंने अप्लाई की है दैट इज आल्सो वैलिड और वो भी अप्लाई होती है, एंड दैट इज आल्सो एन इजी टेक्निक. अगर आप लोगों को वो समझ आती है तो आप लोग वो उस तरीके से उसको सॉल्व करें. बट आई हैव सम क्यूरीज, जो मुझे क्वेश्चंस आए थे, कुछ क्यूरीज आई थी एज से रिलेटेड क्वेश्चन की सॉल्व करने के लिए. जो मैंने टेक्निक बताई तो स्टूडेंट्स ने रिस्पांस दिया कि हमने इस तरीके से नहीं पढ़ा हुआ. तो दैट इज़ वाई आई अरेंज दिस सेशन कि आप लोगों को दूसरे तरीके से भी मैं एक दफ़ा गाइड कर दूं, ताकि फिर आपको जो दोनों लेक्चर्स में बेहतर लगे कि ये इजी अप्रोच है, आप उसको फॉलो करें और आप उसको अटेम्प्ट, बाकी आपके क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट हो सके. तो आपके पास दो अप्रोचेस हो जाएंगी आई होप. और इंशाल्लाह विद द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, जब भी आपका क्वेश्चन आएंगे और आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों में से जो आप अप्लाई करें, जिसकी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो, ज़्यादा आपको इजी लगे, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो, आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सॉल्व ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे और आपका टेस्ट बेहतर होगा पहले से. ओके, सो मूविंग ऑन टू द मेन कॉन्सेप्ट. ये एक छोटा सा लेक्चर है, इतना लंबा लेक्चर इसका मैं नहीं बनाऊंगा. सो आप लोग हमारे साथ रहें, कोई भी अभी लीव करके ना जाए. द ओनली ऑप्शन इज कि अगर आप नमाज का टाइम है तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोशिश यही हो कि आप इस सेशन को लाइव लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों. जो क्वेश्चन आप लोग करेंगे वो आप चैट बॉक्स में साथ साथ टाइप करते रहें ताकि आपके उसी टाइम पे क्यूरीज रिजॉल्व हो जाएं. एंड पे जो है फिर कॉन्सेप्ट पीछे से दोबारा मुझे लेके आना पड़ेगा, वो फिर प्रॉब्लम होगी, टाइम भी वेस्ट होगा बाकी स्टूडेंट्स का भी, और लेक्चर भी थोड़ा लंबा हो जाएगा. तो आप लोग साथ साथ क्वेश्चन करते रहे, मैं चैटिंग साथ साथ देख रहा हूँ, सो नो इशू. आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र रहें कि मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं करूंगा. आई विल रिस्पॉन्ड टू यू, नो वरी एट ऑल. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर दैट इज अबाउट एज. एज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. वर्बल रीजनिंग के अंदर 3 से 4 भी आते हैं, 5 से 6 भी आते हैं. सो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस डजंट मैटर, जितने भी आए, एक आए या 5 आए या 2 आए. द ओनली थिंग टू वरी अबाउट इज कि आपके पांचों के पांचों या दो के दो, जितने भी आए 100% आपके उसमें से मार्क्स होने चाहिए. सो ऑरेंज ग्रुप में सो हमजा वी आर टॉकिंग अबाउट एज. सो अगर एज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो करें, बाकी इससे अगर हट के कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आप उसको सेशन के बाद करें. आई थिंक कि आप मुझसे पूछ रहे हैं जो क्वेश्चन वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, सो प्लीज इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस. देयर आर सम फ्यू टिप्स एंड टेक्निक्स. अगर आप को आई थिंक कि आपके ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बट आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन फॉर न्यू स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर ओल्ड वन टू रिफ्रेश देयर कॉन्सेप्ट्स, ताकि वो उनको दोबारा से वो चीज़ें रिफ्रेश हो जाएं, उनके माइंड में दोबारा बैठ जाएं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि जब जब भी एज की बात होगी, जब भी हम बात करेंगे कि किसकी उम्र कितनी है, आज कितनी है, कल कितनी है, परसों कितनी है, कल कितनी थी, देयर आर ओनली 3 ways टू डिस्कस दिस. लाइक या तो आप पास्ट की बात कर रहे होंगे कि 5 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी, यानी कि जिसके साथ था का या थी का वर्ड होगा. सो नकीब का क्वेश्चन है सर वर्बल नॉन वर्बल का मुझे आइडिया नहीं है. दिस इज वर्बल. वर्बल वो होता है जो आपसे वर्ड्स के अंदर क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसको वर्बल कहते हैं. नॉन वर्बल से मुराद की तस्वीरें दिखा के आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको नॉन वर्बल कहते हैं, जिसमें कोई वॉइस इन्वॉल्व ना हो, जिसमें कोई रिटन थिंग एबीसी या इंग्लिश के कुछ वर्ड या उर्दू के कुछ वर्ड्स इन्वॉल्व ना हो, उसको वर्बल
नॉन वर्बल कहते हैं। बाकी जितने भी पिक्चर हैं, जो तस्वीरें दिखाई जाएंगी और उसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको नॉन वर्बल कहते हैं। ओके, सो बैक टू द क्वेश्चन, बैक टू द टॉपिक एज। एज के अंदर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? क्लियर दिस थिंग फर्स्ट, सो ताकि मैं आगे की तरफ मूव करूं। ओके, नजर आ रही है। नकीब का क्वेश्चन है कि सर मैं न्यू हूं तो मुझे कोई नोट्स वगैरह, न्यू है तो डोंट वरी, आप अगर न्यू है तो आप अपने कोर्स का टाइम पूरा करें। मिनिमम 2 मंथ्स हैं आपके कोर्स के, तो 2 मंथ्स के बाद अगर कुछ रहेगा तो फिर बताइएगा कि मेरा ये टॉपिक रहता है। आप पहले दिन तो आप सब कुछ नहीं सीख सकते, आप टाइम लगेगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो, अभी टाइम के साथ लेक्चर लेते रहें, जो लेक्चर चल रहे हैं उनको लेने की कोशिश करें, फिर आगे की तरफ जाएंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट के एज के अंदर पास्ट को हम डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट को डिस्कस करेंगे और फ्यूचर को डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये 3 ही चीजें एज के अंदर डिस्कस हो सकती हैं जो क्वेश्चन आते हैं। या तो वो आपसे पूछेगा कि पहले उसकी एज क्या थी, या वो आपसे पूछेगा अभी उसकी एज क्या है, या वो आपसे पूछेगा कि कल या परसों या 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद फ्यूचर में उसकी एज क्या होगी। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब भी अगर वो पास्ट की बात करे तो हमेशा या तो वर्ड वो यूज करेगा बिफोर का, ठीक है, या फिर वो वर्ड यूज करेगा अगो का, 5 years अगो, ठीक है, बिफोर 5 years। इस तरह के जो कीवर्ड्स होंगे, दैट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज अबाउट पास्ट, यानी कि पहले क्या था वो, 5 साल पहले क्या था वो, 10 साल पहले कितने साल का था। फॉर एग्जाम्पल वो आज आज और मेरी एज है 20 साल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 साल पहले मेरी एज क्या थी। सो ही इज टॉकिंग अबाउट पास्ट, कि 5 साल पहले वो कितने साल का था। अगर आज 20 साल का तो 5 साल पहले 15 साल का था। सो 15 साल इज पास्ट, जो ऑलरेडी गुजर चुका है। सो जब भी बिफोर का वर्ड यूज होगा या अगो का वर्ड यूज होगा, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। अगर तो करंट एज, यहाँ पे एक वर्ड हम लोग लिख लेते हैं करंट। करंट का मतलब है कि वो पूछ रहा है प्रेजेंट एज कितनी है उसकी, या फिर करंट के साथ प्रेजेंट का वर्ड भी यूज हो सकता है। प्रेजेंट के अलावा टुडे का वर्ड भी यूज हो सकता है। सो ये जितने भी वर्ड हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो आज की बात कर रहा है। सर वॉइस इशू सबके लिए आ रहा है, सिर्फ मेरा और कौन है ये भाई साहब, रऊफ का इशू है, बाकियों का भी वॉइस का प्रॉब्लम है मेरी तरफ से। निदा का मैसेज है नो। आई थिंक रऊफ लास्ट टाइम भी आपका ये प्रॉब्लम था, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम ऑन योर साइड, आई थिंक माय साइड इज ओके, सो नो इशू। सो प्रेजेंट, जब भी प्रेजेंट की बात हो, आज का पूछा जाए कि आज उसकी एज कितनी है, आज मैं 20 साल का हूं, दैट इज प्रेजेंट, ठीक है। कल 5 साल पहले मैं कितने साल का था, सो दैट इज पास्ट। और इन द सेम वे इसके लिए वर्ड यूज हो गए टुडे, प्रेजेंट या करंट। टेल मी अबाउट प्रेजेंट एज, टेल अबाउट हिज करंट एज, हाउ मेनी years he is old today, something like that। इस तरह के अगर कीवर्ड्स हों तो दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। ओके, लेट मी टाइप समथिंग एल्स फॉर यू। ओके, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ प्रेजेंट, पास्ट, सॉरी, फ्यूचर। ओके, सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। फॉर एग्जांपल अगर कहा जाता है कि मैं आज 25 साल का हूँ, 25 years old, ठीक है, मैं आज 25 साल का हूँ। सो 5 साल पहले मैं कितने साल का था। जब भी 5 साल पहले की बात आएगी, पास्ट की बात आएगी, तो हम लोग उसके साथ वर्ड यूज करेंगे माइनस का, ठीक है, क्योंकि हम प्रीवियस बात कर रहे हैं तो माइनस यूज करेंगे उसको आंसर निकालने के लिए कि 25 साल में 5 साल पहले मैं कितने का था, 20 साल का। तो 20 कैसे आंसर आया है, 20 आंसर आया है 25 में से जब हमने माइनस किए हैं 5 साल, तब 20 आंसर आया। सो वेन एवर वी आर इन प्रेजेंट, जब भी प्रेजेंट में हम होंगे और हमसे पूछा जाएगा कि पहले आपकी कितनी एज थी, तो हम माइनस का वर्ड यूज करेंगे। और जब हमसे पूछा जाएगा कि 10 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, तो हम हमेशा
तो हम हमेशा प्लस का वर्ड यूज करेंगे। दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि फ्यूचर में आपकी एज कितनी होगी तो हम उसके में प्लस का साइन यूज करेंगे। सो दिस इज एग्जैक्टली इट वर्क्स। जब भी आप प्रेजेंट में होंगे फ्यूचर का पूछा जाएगा तो प्लस, अगर प्रेजेंट में होंगे और पास्ट का पूछा जाएगा तो माइनस। और अगर आप फ्यूचर में हैं, फॉर एग्जांपल आप फ्यूचर में हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप बताएं हमें कि आपका पास्ट में कितनी थी, तो हम पहले प्रेजेंट निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम उसका पास्ट निकालेंगे। या हम ये कर सकते हैं, या फिर हम ये भी डिफरेंस निकालेंगे और ये भी डिफरेंस हम निकाल के इन दोनों को ऐड करेंगे और देखेंगे कि कितना उसका डिफरेंस बनता है, और हम तब आंसर निकालेंगे। देखें अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 35 साल एज हो चुकी है, ठीक है, तो 35 साल है। अब वो कहता है कि अभी फ्यूचर में उसकी एज 35 साल थी, ठीक है, तो पास्ट में उसकी एज कितनी थी, तो हमें कैसे पता चलेगा? 35 से 20 निकालने के लिए हमने 10 भी ऐड कर लिया और 5 जो माइनस हुआ वो भी ऐड किया, तब हमारा आंसर 15 निकाल के 20 आंसर आया। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टू पास्ट तो हम सारे एडिशन करेंगे। इन द सेम वे हम पास्ट से अगर फ्यूचर में जाना चाहेंगे तब भी हम ऐड करेंगे। 20 से 5 ऐड किया और आगे 10 दोबारा ऐड किया, सो इट विल वर्क लाइक दिस। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट, अगर हमें जाना पड़े, मैं इसको रब करता हूँ, अगर हमें जाना पड़े, हमें पास्ट बताया हो, ठीक है, पास्ट बता, एक मिनट लाइन से ड्रॉ करने में, वेट, अगर हमें पास्ट बताया हो और हमने प्रेजेंट में जाना हो तो क्या करेंगे? पास्ट में से प्रेजेंट जाने के लिए हमें प्लस ऐड करना होगा। अगर हम रिवर्स आएंगे प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए तो हमें माइनस करना पड़ेगा, और अगर हमें पास्ट से प्रेजेंट में आना है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। हमेशा इस तरफ जाते हुए हम प्रेजेंट हमेशा प्लस करेंगे, ठीक है। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो हम माइनस करेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आप लोग अपने माइंड में बिठा लें कि हम अगर पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं, देखें आपकी एज आगे की तरफ मूव होती है ना। अब अगर आप अभी 15 साल के हैं तो कल कितने हो जाएंगे? 16 के हो जाएंगे एक साल बाद, तो एज आगे की तरफ जा रही है, ऐड हो रहा है। इसी तरह अगर हमें कहा जाता है 10 साल पहले आप 15 साल के थे तो 15 साल बाद आप कितने होंगे? 15 और 15 30, तो हमेशा ऐड होगा। जब भी हम आगे की तरफ जाएंगे तो ऐड होगा, हम रिवर्स में आएंगे तो माइनस होगा। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सर एज वाला टॉपिक पहले भी कर लिया। ओके, राना हमजा, अगेन द सेम थिंग। आप लोग मेरे ख्याल में मेरी स्टार्ट से कॉन्सेप्ट सुनते नहीं है, या फिर आप इंटरेस्ट नहीं लेते सुनने में। आई ऑलरेडी क्लियर दिस थिंग दैट यू ऑलरेडी डन दिस कॉन्सेप्ट, बट आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड दे वर आस्किंग सम क्वेश्चन। जब मैं उनको रिप्लाई करता हूं तो वो कहते हैं कि इस तरीके से हमने नहीं किया हुआ, ये हमने किसी और तरीके से किया हुआ। सो आई अरेंज दिस टॉपिक जस्ट टू गिव यू एन एडिशनल ऑप्शन, एक और ऑप्शन देने के लिए कि जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से मैं करवाता हूँ वो भी आपके पास ऑप्शन आ जाए, ताकि कल को आप जिस तरीके से आपको जो बेहतर लगता है आप उस तरीके से उसको परफॉर्म करें। आई होप कि अब आपका आंसर क्लियर हो चुका होगा। सो ओके, सो यहाँ तक आपको चीज समझ आ गई, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। और जब फ्यूचर का वर्ड यूज होगा तो हमेशा यूज होगा आफ्टर का, कि आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर के लिए ये कीवर्ड आप माइंड में रखें कि आफ्टर 5 ईयर्स, और ये कीवर्ड हेंस, जब भी हेंस का वर्ड यूज होगा दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। द क्वेश्चन इज अबाउट फ्यूचर, दे आर आस्किंग अबाउट फ्यूचर एज ऑफ समवन। सो दीज आर फ्यू कीवर्ड्स जो आपको बताएंगे कि हमने किस तरफ जाना है, हमने पीछे जाना है या आगे जाना है। सो आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर। Okay, again the same thing, an important concept, I will type it again, present, future। एक और important concept आपको समझने के लिए जरूरी है कि अगर वेट, इसमें मैंने उल्टा कर दिया, वेट, हम लोग इसको पहले पास्ट लिखते हैं, प्रेजेंट लिखते हैं, हम फ्यूचर लिखते हैं। ओके, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वो ये है कि जब भी आपसे पूछा जाए, फॉर एग्जांपल इसकी एज है अभी 15 साल, 15 ईयर्स, 5 साल पहले इसकी एज कितनी थी? 10। 5 साल बाद इसकी एज कितनी होगी? 20, ठीक है।
अच्छा, अब हमने तो एक तो ये डिफाइन कर लिया कि 5 साल पहले उसकी कितनी थी और 5 साल बाद कितनी थी। अब एक और बंदा है, उसकी एज है 10 साल, ठीक है, उसकी एज है 10 साल, तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? 15 साल। और 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी? 5 साल। अब ये दो बंदे हैं, एक ए रख लें इसका नाम और एक रख लें बी। जब ये दो अब देखें कि अगर एक बंदा, फॉर एग्जांपल हम लोग पहले को सिर्फ डिस्कस करते हैं, इसकी 5 साल पहले एज थी, लेट मी टाइप, 5 साल पहले इसकी एज थी 10 साल और 5 साल पहले इसकी एज थी 20 साल। अच्छा, एक की एज करंट 15 साल है, एक की एज करंट 10 साल है। अब जब भी इन दोनों की डिस्कशन होगी कि 5 साल बाद इस बंदे की एज कितनी हो जाएगी, पहले वाले की हो गई 20 साल और दूसरे वाले की हो गई, पहले वाले की होगी 20 साल, दूसरे वाले की होगी 15 साल। जब भी दो बंदों को कंपेयर करेंगे, दो बंदों को, उनकी फ्यूचर एज या उनकी पास्ट एज, उनका एज डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे वो 5 साल डिफरेंस था, 15 और 10, वो एक दूसरे से 5 साल बड़े या छोटे थे, तो 5 साल बाद भी दोनों का एज डिफरेंस 5 का ही होना चाहिए और 5 साल पहले भी दोनों का डिफरेंस 5 होना चाहिए। ये हर जगह इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई दो बंदे आपस में आप कंपेयर कर रहे होंगे, जितने साल बाद मर्जी उसकी एज आप कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल हम इसको कंपेयर करते हैं 27 ईयर्स के बाद, 27 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 27 साल बाद ये हो जाएगा 42 साल का, ठीक है, पहले वाला हो जाएगा 42 साल का, दूसरे वाला कितना हो जाएगा? 37 साल का। तो देखें दोनों का एज डिफरेंस कितना है, इन दोनों का एज डिफरेंस कितना है? अभी भी 5 साल का। जो यहाँ पे 5 साल का था, फ्यूचर में भी वो 5 साल का ही डिफरेंस रहेगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। कभी भी आपने क्वेश्चन करना हो तो ये माइंड में रखना है कि जो एज डिफरेंस उनका अभी है, फ्यूचर में भी एज डिफरेंस उतना ही रहेगा। जितने सालों के बाद भी पूछा जाएगा, उन दोनों में जो एज डिफरेंस है वो इतना ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका आंसर आता है, कल को आपसे पूछा जाए कि आपसे फ्यूचर एज पूछी जाए, एक 42 बन रहा हो, ठीक है, और दूसरी एज आपके पास 38 आंसर आ रहा हो फॉर एग्जांपल, तो आप देखें इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 का, लेकिन करंट एज में इनका डिफरेंस है 5 का। दैट मीन्स आपका आंसर गलत है। तो आंसर को रिकन्फर्म करने के लिए जरूरी है कि आप को एज डिफरेंस उसका कंपेयर करें कि इधर भी 5 साल का गैप था तो आगे भी 5 साल का गैप ही होना चाहिए, पीछे भी 5 साल का गैप ही होना चाहिए। सो वट एवर दे आस्क, आपको पता होना चाहिए कि गैप शुड बी ओके, तब ही आपका आंसर ट्रू होगा। तो आंसर आपने अगर वेरीफाई करना है, वैलिड करना है, तो आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि जो दो बंदे आप आपस में कंपेयर कर रहे हैं, उनकी जो भी एज मिली हुई है, उस एज के अंदर उनका जो डिफरेंस है वो सेम होगा। अगर जो करंट एज का डिफरेंस है या जो पास्ट एज का डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ पास्ट एज का डिफरेंस पता है, तो फ्यूचर में भी प्रेजेंट में भी वो सेम रहेगा, वट एवर इट इज, ठीक है, वो सेम रहेगा, +5 +5 +5। ओके, दैट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दिस पार्ट, डिफरेंस ऑफ हाफ एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है कि एक बंदा है दानिश, दानिश की एज है 10 साल, ठीक है। अच्छा, दानिश की एज 10 साल है, उसकी एक बहन है अरीबा, या वट एवर हर नेम इज अरीबा, उसकी एज दानिश से आधी है। दानिश से आधी का मतलब है उसकी एज होगी 5। ये मैं दानिश की बात कर रहा हूँ, ये मैं अरीबा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दानिश की एज है 10 साल और अरीबा की एज है दानिश से आधी। दानिश से आधी कितनी होगी? 5, ठीक है। अब 10 साल के बाद, 10 साल के बाद आपने फाइंड करना है कि दानिश और अरीबा की एज कितनी है। तो 10 साल के बाद दानिश की एज होगी 20। अब यहाँ पे आपने नोट करना है कि अरीबा की एज, हमें आपने ये काम नहीं करना कि उसको भी हाफ कर दें, क्योंकि उसकी एज उससे हाफ थी पहले, जो उसने बताया कि 10 साल, अभी उसकी एज 10 साल है, तो अरीबा की उसकी आधी है। तो 10 साल बाद दानिश तो 20 का हो गया, तो अरीबा उसकी आधी होगी। ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई नहीं करना कि जो एज अभी आधी है वो फ्यूचर में या पास्ट में वो आधी नहीं रहेगी। दैट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट समझते हैं कि वो अभी अगर उसकी आधी एज है तो 5 साल बाद भी वो उसकी आधी होगी, ऐसा नहीं है। 5 साल बाद या 10 साल बाद ये 20 का हो गया और ये 15 का हो जाएगा, हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। तो ये 15 जो है उसकी आधी नहीं बनती 20 की।
सो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट टू नोट कि अगर आपको कहा जाए कि दो बंदे हैं, उनकी एज एक दूसरे से आधी है, तो 10 साल बाद या 5 साल पहले या 2 साल पहले या 4 साल पहले उसकी एज फाइंड करें, तो आपने जब फाइंड करनी है तो उसको डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना, ठीक है। सो होप कि दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर नाउ। इंशाल्लाह आपको ये फायदा देगा इन क्वेश्चंस। देन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इज रेशो। रेशो को समझना बहुत जरूरी है। इनको सॉल्व करने के लिए, जितने भी ये क्वेश्चंस आएंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको रेशो का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रेशो, लेट मी टाइप इट हियर। अगर आपको रेशो का पता है देन आई थिंक कि आपका आधा मामला वैसे ही हल हो जाएगा। व्हाट इज रेशो? रेशो क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को पता है तो बताए रेशो क्या होती है। मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। Okay, when we talk about ratio, ratio is the least और रेशो हमेशा दो चीजों के दरमियान होगी हमेशा, या वो दो चीजों को कंपेयर किया गया होगा। ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, हसन इब्रार भी हो सकते हैं, इरशाद मोहम्मद भी हो सकते हैं, कोई भी दो बंदों इनके दरमियान। रेशो का मतलब है इनको कंपैरिजन करना या इनको आपस में और एक और इसको अगर आप इन इजी वर्ड्स कहें तो एक दूसरे से डिवाइड करना। डिवाइड करना भी रेशो ही कहलाता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रेशो के अंदर ये है कि अगर आपको कहा जाए कि ए और बी, लेट मी टाइप इट हियर, ए एक बंदा है और बी एक बंदा है, इन दोनों के दरमियान रेशो जो है वो 3:4 है। ये हरगिज इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी वैल्यू 3:4 है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये 12 है और ये 16 है। कैसे रेशो बनी? इस पे 4 का टेबल गया, 4 3s are 12, 4 4s are 16। इसके बाद अच्छा, टेबल दोनों पे आपने सेम पढ़ने होते हैं। रेशो निकालने के लिए आपने टेबल दोनों पे सेम पढ़ने होते हैं। तो 4 का टेबल दोनों पे पढ़ा, 4 3s are 16, 4 3s are 12, 4 4s are 16। इसके बाद इस पे कोई और टेबल नहीं जाता जो दोनों पे जाता हो। सो 3:4 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12:16। सो जब भी अगर रेशो की बात आएगी, दैट डजंट मीन कि इट इज एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है। एक्चुअल वैल्यू कैन बी दिस, एक्चुअल वैल्यू कैन बी 18:24, ये भी हो सकती है, ठीक है। कैसे? 6 3s are 18, 6 4s are 24, तो रेशो सेम आ गई, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट इसके अलावा रेशो ये भी हो सकती है 30:40, ये भी हो सकती है इसकी वैल्यू। कैसे? 10 3s are 30, 10 4s are 40। तो ये कॉन्सेप्ट जरूरी है कि ये जो वैल्यू इन्होंने दी होती है ना रेशो की फॉर्म में, दैट डजंट मीन कि दैट इज द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कुछ और है। एक्चुअल वैल्यू हमने फाइंड करनी है। दिस इज ओनली रेशो, दैट इज द लीस्ट कॉमन वैल्यू दैट इज अवेलेबल। इसके बाद कोई और इस पे डिविजिबल नहीं होता, कोई और फैक्टर है जो दोनों पे डिवाइड नहीं होता। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट मी चेक योर चैट अगर किसी का कोई क्वेश्चन आया है। यस गोहर 15-20 भी हो सकती है। लेट मी चेक एनी क्वेश्चन। कंपेयर द टू वैल्यूज, ओके, कंपैरिजन भी होता है। वैसे डिवीजन इज द सिंपलेस्ट वे। आप इसको कह सकते हैं कि ये डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय बी, सो दैट इज सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। हमें वैल्यूज मिलती हैं, ये रेशो, आपको रेशो मिलेगी। अदनान, आपको रेशो ही की फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा। डिफरेंस ऑफ हाफ थोड़ा समझ नहीं आया। ओके, लेट मी एक्सप्लेन डिफरेंस ऑफ हाफ। देखें, आपको कहा जाता है कि एक बंदा है ए, उसकी उम्र है फॉर एग्जांपल 10 साल। दूसरा बंदा है बी, उसकी उम्र है ए से आधी। ए से आधी का मतलब है कितनी है? 5। एक आधा कितना होता है? 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 ही आता है ना। सो ए से आधी, तो ये तो अभी उसकी करंट एज है, ठीक है। ए और बी की करंट एज है। ए की एज उसने बता दी 10, बी की एज 10, ए से आधी। तो 10 साल बाद कितनी होगी? 10 साल बाद कितनी होगी? ए कितने का हो जाएगा? 10 और 10 20 साल का हो जाएगा। अभी वो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 20 का।
तो बी कितने का होगा जाएगा, 5 में भी 10 ऐड करेंगे ना, क्योंकि वो भी तो 10 साल बड़ा हो गया, तो वो 15 का हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि अगर अभी ए की एज बी की एज ए से आधी है, तो 10 साल बाद बी की एज ए से आधी नहीं रहेगी। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट टू क्लियर। मैंने ये क्लियर करना था आपको कि ये बाद में या पहले आधे नहीं रहेंगे, 20 का आधा 10 होता है, लेकिन इसकी एज 15 आती है। सो दैट इज कॉन्सेप्ट। ये आपने माइंड में ये नहीं बिठाना कि उसकी आधी एज बन जाएगी, आधी कभी भी नहीं बनेगी। अभी वो आधी का होगा, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट में वो आधी नहीं रहेगी। ओके उसके अलावा राना अदनान का, तो हम सर करेक्ट वैल्यू पर टिक कैसे टिक करेंगे, जैसे 3:4 की वैल्यू तो इतनी निकल गई। भाई अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, एक्चुअल वैल्यू अभी तो निकली नहीं, अभी तो हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, अभी क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ समझा रहा हूँ अभी कि एक्चुअल वैल्यू 3:4 नहीं है, एक्चुअल वैल्यू कैन बी एनी वन। फॉर एग्जाम्पल उसने हमें रेशो दे दी 5:7, ठीक है। 5:7 का हरगिज ये मतलब नहीं है कि दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, इट कैन बी 35, इट कैन बी 49, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 7 का टेबल जाता है 7 5 are 35 और 7 7 are 49। सो इट कैन बी दिस, इट कैन बी 50:70, इस पे भी तो 10 का टेबल जाता है दोनों पे, तो 7 5:7 ही बनेगा। सो आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग दिस कि जब भी रेशो की बात आएगी तो आपने इस पे गौर करना है कि दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, दिस इज द रेशो। रेशो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, उसको डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जो आखिरी बचेगा ना जिसके बाद कोई और डिविजिबल रहेगा ही नहीं, दैट इज एक्चुअली रेशो। सो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, देन वी विल मूव टू द एक्चुअल क्वेश्चन, और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना है। कोई क्वेश्चन है तो करें, अदरवाइज लेट मी सॉल्व। अच्छा, अब आप लोगों को सबको ये आंसर आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, आंसर भी आते हैं, बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि आपने चुप रहना है, पहले मेरे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। अभी इस क्लास का सिर्फ मकसद ही ये है कि आपको एक नया तरीका सिखाया जाए, और अगर आप नहीं सीखना चाहते तो फिर आई थिंक फिर फायदा नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसको एक दफ़ा समझें पूरे कॉन्सेप्ट को, और अगर आपको लगता है कि दूसरा मेथड ठीक है तो उसको फॉलो करें, बट इसको सीखें एक दफ़ा। अगर आपको लगता है ये मुश्किल है आपके लिए तो आप इसको फिर छोड़ दें, बिकॉज लेटर ऑन आप जब मुझसे क्वेश्चन करेंगे कोई एज से रिलेटेड, तो मैं इसी कॉन्सेप्ट से ही फॉलो करता हूँ, बिकॉज मुझे सेकंड टेक्निक जो है वो शायद आती नहीं है उस तरह, जितनी जितनी एक्सपर्टीज शायद को उसमें है। मेरी एक्सपर्टीज इसके अंदर है, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू कि आपके पास एक ऑप्शन हो। सो try to solve in this way. I don't know which method is that, but I think that method is little different from me, because when I explain it to one student, they simply reply to me, I do not understand what you are talking about. So that's why I arranged this class for that session. Okay, so the question is, अब हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन आ गया, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशो। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, देयर इज नो रॉन्ग और राइट मेथड, दोनों मेथड ठीक हैं, और मेथड वही अच्छा है जिससे आप जल्दी कर लें और आपका आंसर ठीक है, दैट इज एक्चुअल मेथड। और हर बंदे की अपनी ग्रिप होती है, उसको जो मेथड अच्छा लगता है और जिस पे उसका दिमाग जल्दी बैठता है। सो दोनों मेथड ओके हैं, आप जिससे मर्जी करेंगे आंसर आपका आ जाएगा, बट प्रैक्टिस की बात है, आपने जो भी मेथड अडॉप्ट करना है उसकी 100% प्रैक्टिस करनी है और उसके ऊपर अपनी फुल ग्रिप बनानी है, ताकि आप वहाँ पे मैथ जल्दी सॉल्व कर सकें। ओके जी, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियोज। उसने बता दिया कि ए और बी दो बंदे हैं और उनकी हमें रेशियो पता चल गई, और वो रेशियो है ए बी। प्रेजेंट एज उसने 7 वर्ड यूज कर लिया, कितनी कितनी है 4:5। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि जब भी ऐसी कोई बात आएगी तो आपने 4 और 5 इज नॉट द एक्चुअल एज, दिस इज द रेशियो। इट कैन बी 16:20, इट कैन बी 12:15, 3 का टेबल जाता है, इट कैन बी 28 और 35, 7 का टेबल जाता है दोनों पे। सो इट कैन बी एनीथिंग। सो वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट एक्चुअल एज, हम सिर्फ अब इसको सॉल्व करते हैं। अब वो कहता है एंड आफ्टर 5 years। अब यहाँ पे उसने कहा आफ्टर, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, आफ्टर होगा तो क्या होगा, हमेशा आफ्टर का वर्ड आएगा तो क्या करेंगे, आप सबको आता होगा ये काम।
आफ्टर का वर्ड आएगा तो हम हमेशा ये वाला साइन लगाएंगे, ठीक है। और ये साइन लगा के आफ्टर कितने सालों के बाद, 5 साल के बाद, 5 सालों के बाद इसके साथ क्या हुआ, +5 हो गया, उनकी एज बन गई, फ्यूचर में चला गया 5:6, ए की एज 5 हो गई और बी की एज 6 हो गई। यहां तक समझ आ गई सबको, क्लियर है? ओके, ऑल क्लियर? ओके, ऑल क्लियर। सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से, अब मेरा जो हमारा मेथड है वो शायद थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट हो। ओके, अब आपने, उसने कहा कि अब आपने प्रेजेंट एज बतानी है एज की, ए की अभी एज कितनी है, उसने ए के बारे में पूछा हुआ है, ए कितने साल का हो गया है। आफ्टर इज प्लस, बिफोर इज माइनस, यस एग्जैक्टली। सो अब हमने ए की एज निकालनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे कोई एज के बारे में पूछेगा जिसका हमें नहीं पता। अब मैं यहाँ पे आपको रेशो का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, पहले आपने वो समझना है, फिर हम आगे मूव करेंगे। अब वी आर टॉकिंग अबाउट रेशो, ओके, वेट, 4:5। मैंने आपको क्या कहा था कि 4:5 का हरगिज ये मतलब नहीं है दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू कैन बी 20, कैन बी 4 5s are 20, 5 5s are 25। मैंने 5 का टेबल दोनों पे पढ़ा है। तो क्या हुआ कि एक्चुअल वैल्यू कैन बी दिस, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इट कैन बी 6 का टेबल भी हो सकता है इसके ऊपर से, 4 6 are 24, 5 6 are, जो टेबल एक पे पढ़ेंगे दूसरे पे भी वही पढ़ेंगे, 5 6 are 30 ताकि वो डिविजिबल सेम हो। सो 30, इट कैन बी 30, तो कुछ भी हो सकता है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि हमने ये एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, जरा इसको गौर से देखिए। एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमने, यस 80 100 भी हो सकता है, एग्जैक्टली 80 100 कैसे होगा, 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, अली गोहर का मैसेज था। सो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। तो जो भी ऑप्शन है वट एवर इट इज, हमने किया क्या, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है। हमने 4 को एक वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और सेम वैल्यू को 5 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ समझने की जरूरत है, अगर आपको ये पता चल गया देन आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे। वो फॉर एग्जांपल हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो जो वैल्यू जिससे हमने, दोनों वैल्यू सेम है ना, जिसको 4 से मल्टीप्लाई किया उसी को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये रेशो के अंदर यही होता है कि जिससे मल्टीप्लाई करना होता है दूसरे को भी उसी से करना होता है। तो वैल्यू सेम है, दैट मीन्स के एक ही वैल्यू है। एक वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं कि उस वैल्यू का नाम है x, ठीक है। तो हमने 4 को x से मल्टीप्लाई किया और 5 को भी x से मल्टीप्लाई किया। अभी हमें नहीं पता कि x क्या है, अब हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि x क्या है, वो 5 भी हो सकता है, वो 20 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है, कुछ, लेकिन अभी हमें नहीं पता, कंफर्म नहीं है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो वैल्यू x है, कि हम 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये x कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये x 1 हो सकता है, ये x 2 हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल x 2 है, 2 का मतलब है कि इसकी वैल्यू 8 आ गई, 4 2 जार 8 और 5 2 जार 10। अगर वो वैल्यू x की 3 है तो क्या हुआ, 4 3 जार 12 और 5 3 जार 15। अगर x की वैल्यू 4 है तो वट एवर इट इज, हमें नहीं पता अभी फिलहाल कितनी, हमने सिर्फ अज्यूम किया है कि दैट इज x। यहाँ तक क्लियर है सबको कि हमने एज्यूम किया है। एक सेकंड, सभी मिट गया, वेट, मैं जरा इसको मिटा लूं ताकि थोड़ी स्क्रीन बेहतर हो जाए। तो अब हमें क्या हुआ, पता चला कि जो भी वैल्यू हम एज्यूम करेंगे दैट इट शुड बी x, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो हम x ही डिनोट करेंगे, हम y नहीं लिखेंगे। y तब हम लिखते हैं जब वैल्यूज डिफरेंट हो। देखिए एक की वैल्यू अगर 5 से मल्टीप्लाई हो रही है और दूसरी की वैल्यू एक की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी की 10 से हो रही है, देन इट शुड नॉट बी सेम, इट शुड बी फर्स्ट कैन बी x, सेकंड कैन बी y, और फर्स्ट कैन बी a और सेकंड कैन बी b, बिकॉज दोनों वैल्यूज डिफरेंट है। बिकॉज अब दोनों वैल्यूज सेम हैं तो हम एक ही वर्ड से डिनोट करेंगे, x से। आप इसको a से भी डिनोट कर सकते हैं दोनों को, इट इज अप टू यू कि आप इसको a से करें, b से करें, c से करें, ये आपकी मर्जी है। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? मुझे जरा आप ग्रीन सिग्नल दें ताकि मैं आगे मूव करूँ।
क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। सो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो बस आगे आपका मसला हल हो गया। अब यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। हमें पता है कि A/B इज 4/5, 4/5, नॉट इंटू 5, 4 और 5। तो हम एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम एक्चुअल वैल्यू इसकी ये है 4x/5x, बिकॉज हमें x की वैल्यू नहीं पता। हमें इतना जरूर पता है कि 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है जिसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इट कैन बी 20, इट कैन बी समथिंग एल्स, लेकिन उसने उसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें रेशो की फॉर्म में दे दिया। हमेशा रेशो की, देखिए आप अगर मैथ की क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहे मैट्रिक तक, छोटे एज में भी करते रहे, जब भी आपकी वैल्यू आती है 20 डिवाइडेड बाय 25, कभी भी आपने 20 डिवाइडेड बाय 25 लिखा आंसर? कभी भी नहीं लिखा। आपके एक नंबर कट जाता है, आप हमेशा उसको लीस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, उसको डिवाइड करके जब तक वो आखिरी दम तक डिवाइड होता रहेगा आप डिवाइड करते रहेंगे। हमेशा यही पढ़ा है ना अभी तक मैथ में। ठीक है, अभी तक मैथ में आपने यही पढ़ा है कि जब भी हमें मैथ के क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। जो भी हमें आंसर मिलता है, फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आ गया, हम 2 डिवाइडेड बाय 4 कभी भी नहीं लिखते। हम इस तरह उसको 2 से डिवाइड करते हैं, मजीद उसको सिंपल करके 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं। सेम रेशो का यही कॉन्सेप्ट है कि हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होगा, ये रेशो में लिखा होगा, दैट मींस दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म है तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है। अभी की वैल्यू क्या है? 4 को भी x से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को भी x से मल्टीप्लाई कर दिया। x इज एनी नंबर, हमें नहीं पता x क्या है, अभी हम x ढूंढेंगे। ओके, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट होपफुली के क्लियर होगा। तो हमें पता चल गया कि a की एज है 4x रेशो, b की एज है 5x। अच्छा, अब हुआ क्या? वो कहता है कि 5 साल के बाद, 5 साल के बाद उनकी जो एज बन गई वो बन गई 5/6। ठीक है, तो अभी अभी जो एज है ए की वो 4x है। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 4x + 5, यही होगी ना। इसी तरह बी की एज अभी कितनी है? 5x। 5 साल बाद उसकी कितनी हो जाएगी? 5। इसको इस तरह समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी एज है हमने निकाली 20 हो गई और 5 से मल्टीप्लाई किया, एक की एज 20 है, 25 है। x मैंने भी कंसिडर किया, x = 5। फॉर एग्जांपल हमें x का पता चल गया कि x 5 है। ठीक है, अगर x 5 है तो 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया 20 और 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25। तो 5 साल बाद इसकी एज कितनी हो गई? इसकी एज 25 हो गई, इसकी एज 30 हो गई। क्या हुआ कि हमने 20 में 5 ऐड कर दिए और 25 में भी 5 ऐड कर दिए। सेम हमने कॉन्सेप्ट ये किया है कि 4x में भी 5 ऐड कर दिए और 5x में भी 5 ऐड कर दिए। ठीक हो गया यहाँ तक कॉन्सेप्ट? यहाँ तक क्लियर है? सिंपल, जो उसने पूछा उसने कहा कि 5 साल बाद उसकी कितनी होगी, हमने वैल्यूज में 5 ऐड कर दिए। ऑल क्लियर यहाँ तक? मैं इसको थोड़ा सा एक बंदे को समझ नहीं आई लेकिन उसका नाम नहीं लिखा हुआ। अगर उसका नाम नहीं लिखा हुआ तो फिर मुझे भी समझ नहीं आएगी किसने क्वेश्चन किया। सो आई एम गोइंग टू राइट इट इन अ क्लियर वे। हमें पता है कि ये 4x है, इसी तरह हमें पता है कि ये 5x है। ठीक है, अब वो कहता है कि 5 साल बाद, 5 साल बाद ये 4x कितने का हो जाएगा? 4x + 5 और 5x + 5। यहाँ तक ठीक हो गया। यार ये आप पहले तो आप अपना नाम लिखो, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। आपने सिर्फ डैश लगाई हुई अपने नाम में। यहाँ तक अगर क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं हुआ यार। उसने कहा कि 5 साल बाद उसकी कितनी एज होगी, तो मैंने दोनों में 5 ऐड कर दी। ठीक है, अब इसको मैं मजीद यहाँ पे क्लियर करता हूँ और इसको समझने के लिए। अच्छा, हुआ ये कि 4x + 5
मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिख रहा हूँ ताकि ये पूरी स्टेटमेंट एक पे आ जाए। ओके 4x + 5 देन 5x + 5। अच्छा 5 साल बाद क्या हुआ, उसने कहा 5 साल बाद इनकी एज हो जाएगी 5:6। ये उसने कहा, ये उसने स्टेटमेंट यहाँ पे दे दी ना 5 साल बाद कितनी होगी। ठीक है, तो ये मैंने 5 दोनों में ऐड किया और आगे मैंने इसको इक्वल टू कर दिया 5:6 के साथ। अब यहाँ तक तो होपफुली कि आप लोगों के लिए इजी होगा समझना कॉन्सेप्ट कि सिंपल कुछ भी नहीं हुआ। 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 5 को भी x से मल्टीप्लाई किया, जितने एज उन्होंने कहा था 5 साल बाद बनेगी मैंने वो ऐड की और इक्वल कर दिया उसके जो उसने फ्यूचर में बताई थी। अब यहाँ इसके बाद तो बहुत इजी है क्वेश्चन। अब आप आगे सॉल्व करना, इसको सिंपल सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू या डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इसको आप यहाँ से x निकालने की कोशिश करें, x निकालें यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू x निकालें। निकालें, शाबाश शाबाश शाबाश। लोगों ने निकाल भी लिए, मैं इतना स्लो चल रहा हूँ, आप लोग मेरे से ज्यादा तेज हैं। 24x + 30 इज इक्वल्स टू 25x + 25। 5 5 25 क्या बना, x इज इक्वल्स टू 5। 24x में से 25x निकालें तो 1x बचता है और 30 में से 25 निकालें तो 5x इज इक्वल टू 5 आंसर है। सबका 5 ही आया। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ टाइप करने की, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही। सर प्लीज रिपीट। ओके मैं रिपीट करता हूँ। ये स्टेटमेंट हमने बना ली थी 4x + 5, ठीक है, रेशो 5x + 5 इक्वल्स टू 5 रेशो 6। यहाँ तक क्लियर है ये स्टेटमेंट। अब सिंपल इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई देखो रेशो क्या होती है आपको, ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रेशो डिवाइड होती है। रेशो को कहते हैं डिवाइड। 4x + 5, अगर आपके पास पेन पेंसिल है तो आप कर सकते हैं इजीली। ये मेरे हाल में जिनके पास पेन नहीं है उन्हीं को समझ नहीं आ रही। 5x + 5 रेशो का मतलब होता है डिवाइड, इज इक्वल्स टू 5:6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिंपल, इसमें मसला तो कोई नहीं होना चाहिए। उज़ैर अगर आप दोबारा पेन से करें कोशिश, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सिंपल। उज़ैर इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ओके एक्स की वैल्यू सबकी आ गई 5, ठीक है। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल करने से आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू 5 आ गई है, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 5, तो आगे तो सवाल बहुत इजी हो गया। आगे हमने अब हमने a की वैल्यू निकाली। उसने कहा सिर्फ a की वैल्यू निकालें। a की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी, a इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है, यही थी ना a की वैल्यू। ये देखें a की वैल्यू 4x थी ना, हमने x से मल्टीप्लाई किया था। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 तो a का आंसर आ गया 20, यही हमारा आंसर है। अगर हमने b की भी निकालनी होगी तो b 25 आ जाएगा। इसको अगर आपने वेरीफाई करना है तो दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 5 25, 5 4 24 रेशो 5 ही आंसर है, इसकी वैल्यू है। दैट मीन्स कि आवर आंसर इज ट्रू। जी आलिया और इलिया वट एवर हर नेम इज, दोनों फार्मूलों से हो जाता है। मैंने स्टार्ट में ही यही एक्सप्लेन किया है कि दिस इज अनदर फार्मूला जस्ट फॉर एन एडिशनल ऑप्शन। सब फार्मूलों से हो जाता है, 1000 फार्मूले होंगे, बट द थिंग इज कि मैं जस्ट अगर आपको नहीं समझना दैट इज ओके, आप क्लास लीव भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बट स्टार्ट अगर मैंने क्लास अगर स्टार्ट से आपने ज्वाइन की है तो मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। आई थिंक कि दोबारा इसको रिपीट ना किया जाए तो बेहतर है। ओके सो यहाँ तक क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं इन अनदर वे।
ठीक है। और हम थोड़ा सा माइनस वाला क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये मजीद क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ये कौन सा है, ये भी फ्यूचर का है, हम माइनस ये करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने जो भी जिसको प्रॉब्लम है ना उस क्वेश्चन को गौर से समझेगा। ठीक है, रेशो उसने बताई है, ए की वैल्यू 20 है, अलीना ए की वैल्यू 20 है। इजी था। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एक्स हमने ए की वैल्यू थी, हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई कि 5 है, 4 इंटू 5 20 आंसर। सो दैट इज नॉट एन इशू। क्रॉस मल्टीप्लाई राना अदनान दोनों से करना होता है, 5x से भी 5 से भी क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों से करना है, एक्स की वैल्यू से भी नॉर्मल से भी। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई का आई थिंक आप करते रहते हैं। आई डोंट नो कि भाई आप यहाँ पे कंफ्यूज हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन में मैं मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 20 आंसर है इस क्वेश्चन। अगर अगले के कर रहे हैं तो लेट्स सी, अभी डिस्कस करते हैं। ओके, द रेशियो ऑफ अ प्रेजेंट एजेस ऑफ टू ब्रदर, दो भाई हैं, एक का नाम चले हम कर देते हैं ए, एक का नाम है बी। इनकी रेशियोज क्या हैं, 1:2। अब उसने कहा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, एक मिनट जरा प्यारा सा करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट का भी कॉन्सेप्ट हम ले आते हैं बीच में। अब इसको आप सब लोगों ने गौर से देखना, ठीक है, और फिर हम इस पे कमेंट करेंगे अगर आपको कोई इशू होगा तो। उसने कहा कि दो भाई हैं ए और बी, और इनकी एज है 1, 2। ठीक है, हमने इनको नाम दे दिया, एक का नाम है ए और एक, और उसने प्रेजेंट एज बताई है। प्रेजेंट एक एज उसने बताई है 1 और 2। 5 years बैक, बैक का भी मतलब है कि पीछे, 5 years बैक -5, मैंने यहाँ पे स्टार्ट में क्लियर किया था। 5 years बैक का मतलब है -5। 5 years बैक उसकी एज थी 1 और रेशो 3। अभी उसने यहाँ पे भी रेशो बताई है। अब मैं थोड़ा सा इसको फास्ट वे में करता हूँ आप लोगों के लिए, फिर इजी हो जाएगा, फिर इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा फास्ट वे में। अभी देखिएगा इसको मैं कैसे करता हूँ। सिंपल, ए की एज कितनी है, ए एक्स, बी की एज कितनी है, बी एक्स, 1x, ए की एज एक थी ना, एक का मतलब 1x, यानी सिंपल 1x, और बी की एज 2x। ठीक है, 5 साल पहले उसकी एज कितनी हो गई, 5 साल पहले कैसे, 5 साल पहले क्या हुआ, 1x, 1x -5 रेशो 2x -5। सिर्फ 5 माइनस किया दोनों में से, इजिकल्स टू एज कितनी है ये देखने, पास्ट में उसने कितनी बताई, 1:3। यहां तक हो गया तो आगे बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, x 1x -5, 1x का मतलब x ही होता है, सिंपल x, 1x -5 डिवाइडेड बाय 2x -5 इज इक्वल्स टू 1:3। अब इसको मल्टीप्लाई करें क्रॉस में, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करें ऊपर वाले से, 1 को नीचे वाले से, 1 को नीचे वाले से करेंगे तो सेम ही आएगा, लेकिन ऊपर वाला चेंज होगा। ऊपर वाला हो गया 3x -15, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2x, एक मिनट थोड़ा सा इधर करते हैं, 3x -15 इज इक्वल्स टू 2x -5। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही होगा, जाहिर है, तो 2x -5 ही आ गया। तो क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू 10। 10 आ गया x की वैल्यू, इजी है। अब यहाँ तक, अब x को आप पुट कर लें, उसने जो भी एज पूछी है, a में पुट करेंगे तो 10 ही होगा, b में पुट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। 10:20 इज द राइट आंसर। सो आई थिंक के यहाँ तक क्लियर है, इस कॉन्सेप्ट तक। ये इसकी करंट एज आ गई है। निदा का आंसर ठीक है, रऊफ का आंसर ठीक है, लेकिन आप देखें अगर क्वेश्चन पे गौर करेंगे ना तो क्वेश्चन उसने ये नहीं पूछा। क्वेश्चन उसने कहा कि 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी। 5 साल बाद अगर आप इजीली निकाल लेंगे, आपको प्रेजेंट एज पता चल गई, एक की 10 है, एक की 20 है, तो 5 साल बाद एक की 15 हो जाएगी और दूसरे की 25 हो जाएगी। इजी, दैट इज इजी और नॉट। ओके, रऊफ को समझ आ गई है,
आई थिंक आलिया को समझ, अभी आलिया कह रही है अभी तक पी क्यू वाला मेथड कराएं, पी क्यू वाला मेथड कराएं। तो मैं आलिया को सिर्फ यही समझाऊंगा कि आलिया वो मेथड मुझे नहीं आता, वो सर शाहिद को ही आता है बहुत अच्छे तरीके से, वो उसमें एक्सपर्ट है। तो इसलिए आप उनसे अगर डायरेक्टली कहेंगे, या उनका वो लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आपको समझ आ गई होगी। निदा नासिर को समझ नहीं आई? कैन यू, अगर नीता नासिस को समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन दोबारा करें। थोड़ी सी आपको सिर्फ समझ इसलिए नहीं आ रही होगी कि मेरी राइटिंग यहाँ पे स्क्रीन पे ठीक नहीं नजर लग रही। बाकी आई थिंक इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इजीली सॉल्वेबल क्वेश्चंस। उसने पूछा है देखें सर वो पास्ट पूछ रहा है, ठीक है, उसने पास्ट पूछा है 5 years बैक, लेकिन आप लास्ट पार्ट देखें ना, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 year। आफ्टर जब भी आएगा तो उसने फ्यूचर भी एंड में पूछा है। पास्ट तो उसने पूछा है कि 5 साल पहले उसकी एक रेशियो 2 होगी, ठीक है, लेकिन 5 साल बाद क्या होगी, तो उसने फ्यूचर पूछा है। सो आई होप क्लियर। हाउ आई विल सॉल्व इन क्वेश्चन इन 20 सेकेंड, इजी इन 20 सेकेंड, ये आप इजीली कर सकते हैं। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये आपके माइंड में ए और एक्स एंड वाई के जो कॉम्बिनेशन हैं ये बन जाएंगे, और रेशियो में डिवीजन बन जाएगी। दैट इज नॉट एन इशू। मैंने पी क्यू वाले मेथड से किया था, उससे नहीं हो रहा था वो मेथड, फिर आप सर से दोबारा सीख लें। आई थिंक कि अगर आप वो आपको ज़्यादा क्लियरली बता देंगे, बट अगर आपसे वो नहीं हो रहा तो आप इससे ज़रूर अटेम्प्ट करें, होपफुली कि इससे हो जाएगा। यस राना अदनान, 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो इसमें क्या हुआ, 3x जब 2x को वापस इधर लेके आएंगे कि बिकॉज हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इधर वापस आएगा 3x की तरफ, तो इधर आके वो माइनस हो जाएगा 3x में, तो सिर्फ एक x बचेगा। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 1x, और 15 उधर चला जाएगा। जब 15 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -5 + 10 इज इक्वल टू -15, सॉरी -5 + 15 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। आई होप कि राना दराना आपका इस सवाल सही हो जाए। स्क्रीन राइटिंग की वजह से कंफ्यूजन है, यस एग्जैक्टली, स्क्रीन राइटिंग। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से लिखने की, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा होपफुली। वन मोर क्वेश्चन मैं इसमें एक और करता हूँ, और इजी वाला क्वेश्चन करता हूँ, ताकि आपको खुद सॉल्व करें। खुद भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ इसको इजीली टाइप करने की। सवाती और ट्रूपो की बात हो रही है। एस से हम सवाती डिनोट कर लेते हैं, और टी से हम ट्रूपो डिनोट कर लेते हैं। एक की एज 4 है, एक की एज 5 है। अच्छा, बजाय इसके कि मैं इसको 2 स्टेप्स में करूं, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं कि एक की एज 4x है, एक की एज 5x है। ठीक है, यहाँ ये बेहतर है मैं इसी तरह करूं, क्योंकि सेकंड स्टेप में भी तो मैंने यही काम करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ एक की एज 4x है, एक की एज 5x है। ठीक है, ओके। 6 year हैंस, मैंने कहा था कि जब भी हैंस का वर्ड होगा तो प्लस आएगा। सिक्स ईयर हैंस, ठीक है, 6 ईयर का मतलब है कि इसकी एज 4x + 6 हो गई। नकीब का क्वेश्चन है कि सर वहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट 2 दफ़ा प्रैक्टिस किया हो, इस जिस मेथड से मर्जी किया हो, सर वाले मेथड से या मेरे मेथड से, वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो माइंड के अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे। वहाँ इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आते, वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास पेन पेंसिल वो अलाउ नहीं करते, तो क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे जो पेन पेंसिल अलाउ नहीं करेंगे। तो वहाँ पे शायद आपको क्वेश्चन आए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ पे शायद आपको x आए, और यहाँ पे रेशो आए 1:2। तो 1 रेशो का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू होगी, जो a की वैल्यू, s की वैल्यू होगी t की उससे डबल होगी, तो वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 ही करना होगा, तो इसलिए ये 1x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। तो वहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। सो इसलिए डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट प्रैक्टिस दिस, और लेटर ऑन आपकी जैसे प्रैक्टिस बिल्ड हो जाएगी तो इजी भी आएंगे, तो आप कर लेंगे, दैट इज नॉट एन इशू। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 4x + 6, क्योंकि उसने कहा कि 6 साल बाद। इसी तरह 5x + 6, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब इसको एक और भी मैं इसमें एक शॉर्टकट मार रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो मजीद। मैं डायरेक्टली इसको इसी फॉर्म में लिख देता हूँ, 4x + 6। मैं रेशो दरमियान से निकाल देता हूँ, मैं डायरेक्टली इसको इस तरह लिख देता हूँ, 4x + 6 डिवाइडेड बाय 5x + 6। यहाँ तक क्लियर है? मैंने बीच में से 2 स्टेप और निकाल दिए ताकि आप लोग और जल्दी कर सकें। ठीक है, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो शायद आपको
क्लियर हो जाए कि मैंने 2 स्टेप्स निकाल लिए, मैंने x को भी डायरेक्टली पुट कर दिया है और डायरेक्टली मैंने रेशो की जगह रिप्लेस कर दिया डिवीजन। तो 6 साल बाद उनकी एजेस क्या हो जाएगी 6:7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6 को नीचे मल्टीप्लाई करें, 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करें। 7 4 28, 28x प्लस 7 6 42 इज इक्वल्स टू 6 5 30x और 6 6 36। तो क्या हुआ 30, और इनको इधर उधर लेके आने की जरूरत नहीं है, दोनों को एक आमने सामने रखें और देखिए कितना डिफरेंस है। 2x का डिफरेंस है, 30 और 28 में से 2x का डिफरेंस है, और 42 और 36 में कितना डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम x को 2 को उधर लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3 आंसर आ गया। अब मेरे ख्याल में और आसान हो गया होगा आपके लिए। अब यहाँ तक तो क्लियर, हमें क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद उसने कहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, उन दोनों के बारे में हमने डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंस निकालने के लिए s की एज कितनी थी, s की एज 4 इंटू, हमारा 3 आंसर आया ना, 4 इंटू 3, और दूसरे t की एज कितनी थी 5 इंटू 3x आ गया ना आंसर। तो 12 और 15 दोनों का आंसर आ गया। डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस भी 3 ही आया। 12 और 15 में कितने साल का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, तो आंसर इज 3। आप लोगों ने मेरे से पहले कर लिया। अब अगर स्क्रीन भी मेरे ख्याल में x इज इक्वल टू 2 होगा, कैसे x इज इक्वल टू 2 होगा निदा नसीर, x इज इक्वल टू 2 कैसे आ गया? नहीं सॉरी, निदा कह रही है एजेस 18 एंड 21 है। नो, एजेस 18 एंड 21 नहीं है, 12 एंड 15 है। आप दोबारा स्क्रीन देखें सामने कैसे सॉल्व हुआ है। आपकी रेशो की स्टेटमेंट शायद सही नहीं बनी। देखिए ऊपर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया 7 से, और नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया। 7 4 28 हुआ, 6 5 30 हुआ। तो 28 और 30x में कितना डिफरेंस है 2x का। ठीक है, लेकिन हमने 2x की वैल्यू तो नहीं निकालनी, हमने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह 42 और 36 आया था आंसर, 42 और 36 में कितना डिफरेंस है 6 का। She is talking about after 6 years. Okay, yeah, if you are talking about x, sorry, yeah, you are right. मैंने एक स्टेप बीच में छोड़ दिया। नहीं, स्टेप मैंने छोड़ा नहीं है, करंट एज के ऊपर ही हमने डिफरेंस निकाल लिए। तो उसने फ्यूचर के एज से डिफरेंस निकाला है। सो बोथ आर ओके, नेता नसीर यू आर राइट। अगर आप फ्यूचर देखें, मैंने आपको क्या कहा था कि जो डिफरेंस होगा वो फ्यूचर में भी, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर आप उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालती हैं 12 जमा 6 18, दूसरे की 15 जमा 6 21, तो डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस 3 ही रहेगा। दैट इज ओके, योर आंसर इज राइट। तो हमारा आंसर भी ठीक है, आपका भी ठीक है, डिफरेंस शुड बी सेम। राना अदनान सर 30 प्लस 28, तो बाकी 2, यस एग्जैक्टली 30 और 28 का डिफरेंस इज 2। आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं और हम इसके बाद इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। अगर आपको समझ आई हुई तो आपने कल को सर के सामने ये नहीं शुरू कर देना कि सर वो मेथड इजी था या ये मेथड इजी है। सिंपल उनके मेथड को भी फॉलो करें, और मेरा मेथड अच्छा लगता है तो मेरे को भी फॉलो करें। किसी को कमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनका मेथड भी इजी है। मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि वो मेथड भी काफ़ी इजी है, लेकिन मुझे मैंने वो सुना नहीं लेक्चर, और ना मुझे उस मेथड के बारे में पता है। सो आई डिडंट टॉक अबाउट दैट। सो हमेशा रिस्पेक्ट रखा करें एक दूसरे की। ओके, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस टू ब्रदर, ये हो चुका है आई थिंक सो। हम आगे चलते हैं। ये आ गया जी एक और हमारे पास, ये अब आप खुद सॉल्व करें। इतने तो अब आप हो गए होंगे, आपके पास दोनों मेथड्स हैं, जिस मेथड से मर्जी सॉल्व करें। बट अगर इस क्लास में आपको ये मेथड बेहतर लग रहा है तो अभी इस क्लास में यही अप्लाई करें, लेटर ऑन आप दूसरे मेथड से बेशक कर सकते हैं। ओके, सो अंजू है एक का नाम और एक का नाम है
एक का नाम ए है, हमें नहीं पता कि जो भी नाम है, हम नाम पे गौर नहीं करते। एक का नाम संध्या है, एक की एज 13x है और दूसरे की एज 17x है। ये थोड़ा सा मैथ इस्तेमाल करने वाला है। एक की एज 13 है, एक की, ये प्रेजेंट एज उन्होंने बताई है। 4 years ago, जब भी पीछे की बात आएगी तो माइनस, ठीक है, पहले की बात आएगी तो माइनस। अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 13x माइनस 4 डिवाइडेड बाय, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको स्टेप वाइज नहीं कर रहा, जो काम होने बाद में करना है मैं अभी कर रहा हूँ। 17x माइनस 4 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, उसने हमें बताया होगा 11:15। सबसे पहले हमने इसकी निकालनी है x की वैल्यू। अच्छा, 15 को आप 13, ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। 15 को 13 से मल्टीप्लाई करें जरा। पंद्रह को 4 से मल्टीप्लाई करें 60 इज इक्वल्स टू, अब 11 की बारी आ गई, 11 को 17 से मल्टीप्लाई करें 187x माइनस, और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 44। अब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। 195x और 187x का कितना डिफरेंस है, 8 का, सिर्फ 5 और 8, यस 8x। और 60 और 44 कितना डिफरेंस है, 16 का, यस 16 का डिफरेंस है। तो हमने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो 8 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने मल्टीप्लाई किस तरह की है। मेरी भी मैथ आप लोगों की तरह माशाल्लाह वीक ही है, इतनी को खास नहीं है। तो हम मैंने 11 को जब 17 से मल्टीप्लाई करना था, इसको ज़रा गौर से 11 को जब मैंने 17 से, वैसे इस काम में सर शायद बहुत बेहतर हैं मेंटल मैथ के अंदर, वो बहुत फास्ट तरीके से आपको सिखा सकते हैं। मैंने 11 को 17 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने 17 को 11 से मल्टीप्लाई किया। बिकॉज 17 को मैंने मल्टीप्लाई किया पहले 10 से, क्योंकि वो 10 के करीब करीब था, तो 170 सीधा सीधा आ गया आंसर। और 170 में मैंने 17 और ऐड कर लिए, तो इजीली 187 आ गया। तो मैंने इस तरीके से किया। इसी तरह 15 को मैंने जब ऐड करना था 13 के साथ, तो मैंने 15 को पहले 10 से मल्टीप्लाई किया तो 150 आ गया, और उसमें मैंने 45 और ऐड कर दिए, 15 3 25 45, तो 195 आ गया। तो मैंने इस तरह किया, आप जिस तरह मर्जी करें। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। जब x की वैल्यू आ गई 2, तो अब आगे इजी है। यहाँ तक मैं इसको सारा मिटा रहा हूँ और x की वैल्यू यहाँ पे मैं 2 पुट करने लगा हूँ। यहाँ पे 2 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, ये 26 आ गया और दूसरा आ गया 34। ठीक है, 26 और 34 इनका एजेस आ गई। अब क्वेश्चन क्या आगे, व्हाट विल बी देयर रिस्पेक्टिबल रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर। 6 साल बाद उनकी रेशो कितनी होगी। अब हमने रेशो निकालनी है 6 साल बाद। तो 6 साल बाद ये तो भाई साहब हो जाएंगे 32 साल के, और ये भाई साहब हो जाएंगे 40 साल के। तो इन पे कोई टेबल जाता है, मेरे ख्याल में 8 का टेबल जाता है, 8 चौके नहीं, या 8 चौके 32 और 8 5 40। 4:5 इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। निदा का आंसर 45 क्यों ऐड किया, 45 इसलिए किया कि 15 को 13 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो 15 को 10 से तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 150, तो 3 तो रह गया, क्योंकि 13 क्या होता है 10 + 3। तो मैंने पहले 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया 150 और प्लस कर दिया इसमें 45, 15 3 45। मैं उस तरह बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ मैथमेटिकली आपको बता रहा था निदा, अगर आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो यस सर, समझ आ गया, अली को भी समझ आ गया। सो उन्होंने सिर्फ रेशो पूछी थी, तो मैंने रेशो अभी बता दी 4:5। जो भी आंसर आया हमने उसमें ऐड किए 6 6, 32 आ गया, 32 से 40 आ गया, देखा कि कौन कौन से टेबल जा रहे हैं उसमें। अच्छा, एक और तरीका भी है, तरीका नहीं खैर, अगर आपके पास ये आंसर हो ना, तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करें तो ये 16 बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 20 बनेगा। स्टिल इस पे 2 का टेबल जा रहा है, फिर 2 का टेबल पढ़ें, 2 8 16, 2 10 20, स्टिल 2 का टेबल जा रहा है, 2 5 2 4 8 और
2 5 10। इसके बाद इस पे कोई ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों पे जाए, तो ये अब आपके ऊपर ही है कि आप किस तरीके से करेंगे। क्या रिकॉल करूं, क्या समझ नहीं आई रऊफ आपको? हैंस हो तो ऐड करते हैं, बिफोर हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। एग्जैक्टली हैंस हो, या उसने पूछा हो कि फ्यूचर में एज कितनी है या आफ्टर कितना है, तो ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिससे आप ऐड करते हैं। अगर आपसे पूछे प्रेजेंट एज, टुडेज एज, करंट एज, इसका मतलब है कि आज की पूछे गया। अगर आपसे पूछे अगो, बिफोर, बैक, ये सारे के सारे माइनस वाले हैं। लास्ट में यही एक्स की वैल्यू 2 आई थी राना, अगर रऊफ आपको समझ नहीं आ रही तो एक्स की वैल्यू 2 आई थी, हमने उसको एक्चुअल वैल्यू जो हमने सपोज की थी उसमें डाला, एक 36 बन गया, 13 2 26 और 17 2 34, सॉरी 26, ये 36 नहीं है, ये 26 है, ठीक है। एक 26 आ गया, एक 34 आ गया, लेकिन उसने क्वेश्चन को गौर से पढ़े, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस 6 ईयर हैंस। 6 ईयर हैंस का मतलब है कि 6 साल बाद उनकी रेशियो क्या बनेगी। 6 साल बाद इसमें 6 साल ऐड कर दो भाई साहब के, तो ये हो जाएंगे 32 साल के, और दूसरे वाला हो जाएगा 34 और 6 40 साल का। तो अब उसने पूछा रेशियो बताएं, रेशियो के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे जब तक ये डिवाइड होता रहेगा। तो 4:5 हमारा आंसर आया था, हमने डिवाइड करके बता दिया। क्वेश्चन रिलेटेड टू पीएमए, एग्जैक्टली ये पीएमए से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वहां पे। यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, तो वहां पे शायद 1 लिखा हो या 2 लिखा हो या 3 लिखा हो। सो ये सेम ही है, पीएमए में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो इजीएस्ट मेथड्स होते हैं। मतलब इजीएस्ट से मुराद है कि उसमें मल्टीप्लिकेशन इजी होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इजी होती है। ओके आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, नो वरीज, आपको टेस्ट भी मिलेगा, डोंट वरी। अच्छा चलें, यहाँ तक आई थिंक क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। क्वेश्चंस एक और भी है मेरे ख्याल में, या 2 और भी होंगे, लेकिन ये भी है, लेकिन अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें और ये अब आपने मुझे करके बताना है बाद में, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। 4 साल बाद ए और बी की रेशो थी, 4 साल पहले ए और बी की रेशो थी 2:3। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, इसको गौर करना है आपने और इसको समझने की कोशिश करनी है। मैं थोड़ा सा इसको हिंट दे देता हूँ। 4 साल पहले उसने पहले ही कहा कि 4 साल पहले उसकी रेशो ये है, और ये भी उसने बता दिया कि 4 साल बाद उसकी एज की रेशो कितनी है। हमने प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। अब ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन होगी। नेता कह रही है मुझे आज समझ आई, आई होप, चलें गुड है, आपको समझ आई हो फुली कि मेरा ये लेक्चर आपके किसी काम आ गया। तो बट आई एम अगेन सेइंग यू ऑल ऑफ यू कि किसी को अगर उस पी क्यू या क्यू आर वाले मेथड में प्रॉब्लम है तो आप मुझे ना बताएं, सॉरी उसमें अगर आपको वो अच्छा लगता है तो काइंडली मुझे ना कहें कि मुझे वो वाला मेथड अच्छा लगता है, आपका मैथड अच्छा नहीं लगता, बिकॉज किसी को डायरेक्टली ये पॉइंट आप ना किया करें। इसी तरह सेम इन द वे, आपको अगर ये मेथड अच्छा लगता है तो आप सर को ना बताएं कि सर वो वाला मेथड इजी है। सो बिकॉज दोनों मेथड ही इजी हैं, वो जिस मेथड से करा रहे हैं दैट इज आल्सो इजी और फास्ट वे, दिस इज अनदर मेथड, और मेथड दोनों ही चलते हैं, आपको जिस पे ग्रिप आ जाए। हमने दोनों आपको कम्युनिकेट कर दिए, दोनों कन्वे कर दिए। नाउ इट इज योर अप्रोच कि आपको कौन सा, जिसकी आप प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। ये वाला मेथड अब आपने करके मुझे पर्सनली या जैसा भी आपने मुझे बताना है कि इसकी एज क्या है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। इसमें करना ये है कि आपको पास्ट बता दिया गया है और आपको फ्यूचर भी बता दिया गया है। अब आपने ये वाली वैल्यू निकालनी है, आपको माइनस भी बता दिया गया है और आपको प्लस भी बता दिया गया है। अब ये देखते हैं कि आप बाद में इसके ऊपर क्या करते हैं। गुड, सो होपफुली मैनी थिंग्स आर क्लियर नाउ। इंशाल्लाह आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। आई एम हैप्पी कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई है, और आप लोगों ने मेरे से पहले कर लिया है, इस पर मुझे ज़्यादा खुशी है। सो इंशाल्लाह इस सेशन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि अब 2 मेथड्स हैं आपके पास, तो आइंदा आपको इसमें इशू नहीं होना चाहिए। सो एनी क्वेश्चंस? ये मेथड स्क्रीनशॉट ले लें, पेपर के ऊपर अच्छा सा हाथ से बना के प्रॉपर स्टेप वाइज और मुझे करके बताना।
यस, ये सॉल्व करके आपने सेंड करने हैं जी। निदा नास्ते का मैसेज आया, नो प्रॉब्लम। No sir, I don't know what no sir means. I think I asked is there any problem. Okay, that's good. So नहीं हुआ तो मैं समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट हो जाएगा उम्मीद है। थोड़ा सा टेक्निकल है, आप किसी एक तरीके से करेंगे या आप इसको पास्ट से लेके चलेंगे या फ्यूचर से लेके चलेंगे, किसी एक तरीके से चलेंगे हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये तरीका प्रेजेंट एज फाइंड करने का, हर तरह की एज आप फाइंड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन अब आप लोग, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, सो उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स उम्मीद है कि सर शायद भी ऑनलाइन हो जाएंगे। आज उन्होंने एक क्लास ली थी डेमो, बट यू नो कि कोविड की वजह से मेरे दोस्त को भी पहले हुआ है और सर को भी अभी हुआ है, तो इसमें आप बोल नहीं सकते, आपको खांसी लग जाती है, ये आपके लंग्स को हिट करता है और आपके सांस में प्रॉब्लम होती है। तो सर ने आज क्लास ली थी एक हल्की सी 3 बजे डेमो, और वो कह रहे थे कि इट वाज रियली टफ फॉर मी। आपको खांसी लग जाती है फौरन और बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह। वो कह रहे थे मंडे से, आज उन्होंने क्लास लेनी थी, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं क्लास लूंगा, बट एट द लास्ट मोमेंट अभी उनका मुझे मैसेज आया, इसलिए मैंने आपको मैसेज लेट किया कि उन्होंने खुद क्लास लेनी थी और फिर उनका लास्ट मोमेंट में मैसेज आया कि आज मेरी बस होगी। क्लास मैंने ली लेकिन मुझसे बोला नहीं गया। सो आई थिंक इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स दे विल टेक क्लास, और उम्मीद है कि आप अपने लेक्चर उसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। प्रे फॉर हिम एज वेल, और हमारे लिए भी प्रे करें, इंशाल्लाह चीज़ें आसान हो जाएंगी। गुड लक एवरीवन, सी नेक्स्ट लेक्चर सून होपफुली। सर टेस्ट कब लेंगे? अब ये जो 2 लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं, एक एज का मैं पढ़ा चुका हूँ आपको और एक मैं रिलेशनशिप का पढ़ा चुका हूँ, इसके ऊपर अब मैं आपको टेस्ट असाइन करूंगा इस वीकेंड पे इंशाल्लाह, होपफुली कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, उससे पहले आप प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी ताकि आपके टेस्ट अच्छे हों। अस्सलाम वालेकुम।